हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एडू। आज हम लोग टैक्स में एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। सेम 3 रिवीजन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। ये दोनों चैप्टर आज कवर करेंगे। यस, मैंने एक्चुअली यस्टरडे आई रिकॉर्डेड इट बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स मैंने उसको नहीं कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हुआ। तो फिर उसमें जो भी हम कराए थे उसी को फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे ये 2 चैप्टर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लासेस। फिर बार बार बोल रहा हूँ, शेयर कीजिए। कहीं पे कुछ आपको लग रहा है नहीं इसमें और इम्प्रूव करना चाहिए, आप लोगों का कमेंट्स, आप लोगों का सजेशन हम लोग के लिए बहुत बेनिफिट देगा। सिर्फ बेनिफिट नहीं, हम लोग आगे डेवलप कर पाएंगे। आपके हिसाब से हम लोग कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे और कंटेंट का क्वालिटी और अच्छा हो। तो सबको ही चाहता है, तो आपको भी बेनिफिट मिले, हम लोग को भी बेनिफिट मिले। तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। यस, लेट अस स्टार्ट। लास्ट डे मैंने ऑलरेडी कर लिए थे। क्या स्टार्ट किए थे? देखो, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन होता है आपका गेन फ्रॉम सेल और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। क्या होता है? गेन फ्रॉम सेल और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। अगर मैंने अपना एसेट्स बेचे या किसी ट्रांसफर भी किए, ट्रांसफर मतलब डिफरेंट हो सकता है। सेल्स भी एक ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है ना, तो उसके कारण कुछ गेन आया तो उसी को इसमें लिखोगे। नाउ सेकंड, तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है, सर कैपिटल एसेट्स क्या? कैपिटल एसेट्स समझ लेना सभी एसेट्स है, चाहे वो डिप्रिसिएबल हो, नॉन डिप्रिसिएबल हो, चाहे अपना घर का हो, चाहे बिजनेस का हो, सभी एसेट्स है। लेकिन इसमें से कुछ एसेट्स कंसीडर नहीं करोगे। और किसको कंसीडर करोगे? पर्सनली जितना एसेट्स है उसमें जितना पर्सनल एफेक्ट्स है, पर्सनल एफेक्ट्स इसको कंसीडर नहीं किया जाता, नॉट कंसीडर एज कैपिटल एसेट्स। सर कैपिटल एसेट्स मतलब क्या होता है? मूवेबल एसेट्स। ठीक है, जो घर का है लेकिन मूवेबल, जनरली उसको नहीं मानते, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। इसमें अगर ज्वेलरी है, पर्सनली ज्वेलरी है घर का, तो उसको माना जाएगा मूवेबल। पेंटिंग है, ड्राइंग एटसेट्रा है, तो उसको भी माना जाएगा। ठीक है, ये सबको आप मानोगे। बट अगर आपका घर में कार है, आपका घर में फर्नीचर है, फ्रिज है, टेलीविजन है, ये सब जितना मूवेबल एसेट्स, उसको पर्सनली जो पर्सनली घर में है उसको आप एसेट्स नहीं मानोगे। ठीक है, ओके, उसको एसेट्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो फिर और क्या आएगा पर्सनल एसेट्स में? एफेक्ट्स नहीं, पर्सनल एसेट्स में बिल्डिंग, आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग या अदर बिल्डिंग है तो जमीन, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और बिजनेस यूनिट मतलब अपना एक बिजनेस सेटअप है, तो सेटअप को, टोटल बिजनेस सेटअप को भी एसेट्स माना जाएगा। फिर और क्या आएगा? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा इन्वेस्ट किए, ये भी आपका एसेट्स। ये सब बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा। और एसेट्स ऑफ बिजनेस, जैसे बिजनेस में बिल्डिंग है, बिजनेस का मशीनरी है, बिजनेस का फर्नीचर है, वो सब लेकिन माना जाएगा, उसमें मूवेबल इमूवेबल नहीं, वो माना जाएगा। लेकिन वो डिप्रिसिएबल है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? नॉन डिप्रिसिएबल वट एवर, तो इसका कैलकुलेशन जब करोगे तो बिजनेस में डिप्रिसिएशन चैप्टर है, उसमें डिप्रिसिएबल एसेट्स में वो कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो है। यस, और बाकी अब आ जाते हैं कैपिटल एसेट्स का क्लासिफिकेशन। जब आप कैपिटल एसेट्स मतलब एसेट्स बेच रहे हो, ये सारा ऊपर का लिखे, इसको बेच रहे हो और बेच के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करोगे तो उसमें टू नेचर का होगा, एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एक सर्टेन पीरियड होल्ड करने से पहले बेच दिए, उसको शॉर्ट टर्म बोलोगे, और उस पीरियड के बाद बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म बोलोगे। तो सर ए पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे पता चलेगा? यस, टैक्स अथॉरिटी बता दिए, टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो बता दिए कि ये सब एसेट्स में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऐसे करना है। जैसे शेयर्स है, शेयर्स है, बॉन्ड्स है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, ये सब है। तो इसमें 12 मंथ्स और उससे बिलो होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, मतलब 1 ईयर और बिलो होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, और 12 मंथ से अबव हो गया तो लॉन्ग टर्म। इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, तो इस केस में जैसे ऊपर था ना, बिल्डिंग, लैंड, इमूवेबल, तो इस केस में 24 मंथ्स और उससे बिलो है तो शॉर्ट टर्म, और 24 मंथ्स और अबव हो गया तो लॉन्ग टर्म। और अदर्स जितना है, ज्वेलरी एटसेट्रा वट एवर, तो इस केस में 36 मंथ्स से बिलो हो गया तो शॉर्ट टर्म,
और 36 मंथ से अप टू 36 मंथ शॉर्ट टर्म, और उससे अबव हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म। मतलब ये 3 इयर्स, ये थर्ड केस हो गया 3 इयर्स, सेकेंड केस हो गया 2 इयर्स, फर्स्ट केस हो गया 1 ईयर। ठीक है ना, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स। ओके, यस सर। तो इसके हिसाब से देख लिया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैपिटल गेन कैलकुलेशन कैसे करोगे, क्या रूल्स है, इनकम टैक्स क्या प्रोविजन बोल रहा है कि कैसे कैलकुलेशन करना होगा। ओके, इफ इट इज शॉर्ट टर्म एसेट्स तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फाइंड करोगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए कैलकुलेशन करोगे सेल ऑफ एसेट्स, फुल कंसिडरेशन कितना में बेचे, मेनली यही होता है। फुल कंसिडरेशन का कैलकुलेशन भी होता है कुछ स्पेसिफिक एसेट्स पे जिसमें स्टाम्प ड्यूटी पे होता है, जिसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन भी होता है। ठीक है, तो उस केस में कुछ एक रूल्स है, अदरवाइज मेनली ये समझ लेना जो बेचे सेल प्राइस। ठीक है, और अगेन इससे लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, बेचने का खर्चा कुछ लगा, ब्रोकरेज, कमीशन, व्हाटएवर बेचने का खर्चा लग रहा है, लेस करो तो नेट कंसिडरेशन मिलेगा। फिर इसको एक्वायर किए थे, खरीदे थे, तो परचेज कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो कॉस्ट कितना लगा था वो माइनस करोगे। और अगर इंप्रूवमेंट कॉस्ट है उसमें बाद में इंप्रूव किए तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट है, उसी एग्जिस्टिंग एसेट्स में इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट लगा तो भी लेस कर दोगे। ये दोनों ऐड करो, माइनस कर दो, तो आगे गेन बिफोर एग्जाम्पशन। और इससे कुछ एग्जाम्पशन कभी कभी दिया जाता है, अगर री इन्वेस्ट करोगे, मतलब एसेट्स बेचे फिर खरीद लिए कुछ एसेट्स तो री इन्वेस्ट हो गया ना, तो इस केस में फिर आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। उसमें सेक्शन 54 है, 54B है, 54D, 54EC, 54ED, 54F, 54G, आगे लॉट्स ऑफ है, लेकिन जनरली आप लोगों का 54, 54F ये दो से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक्चुअली डिफरेंट एसेट्स के हिसाब से सेक्शन अलग अलग है। तो 54 से 54F हम लिखे, अगर री इन्वेस्ट करोगे, क्यों करते हैं ना, री इन्वेस्ट किया जाएगा एसेट्स पे, न्यू एसेट्स बाई करोगे तो री इन्वेस्ट करने से डिडक्शन आएगा, समटाइम्स 54, समटाइम्स 54B, समटाइम्स 54EC, समटाइम्स 54D, समटाइम्स 54F। तो ये एग्जाम्पशन लिस्ट करोगे तो आ जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी सेम थिंग, एसेट्स तो बेच ही रहे हैं ना, तो सेल्स या फुल कंसिडरेशन, तो सेल एक्सपेंसेस पर सेल लेस करो, नेट कंसिडरेशन। बट यहाँ ऊपर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख रहे थे, ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख रहे थे, अब इसमें लिखोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट में ICA। इसमें क्या आएगा, इंडेक्स कॉस्ट होता क्या वो समझेंगे। और फिर अगर इंप्रूवमेंट भी किए तो उसमें भी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आएगा। तो जहां शॉर्ट टर्म में ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिस्ट कर रहे थे, बट यहां क्या करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये दोनों फाइंड करके लिस्ट कर दोगे, आ जाएगा कैपिटल गेन बिफोर एग्जाम्पशन। फिर वही 54 से लेके F, कुछ भी एग्जाम्पशन मिला तो माइनस कर देना, आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब जोड़ लोगे तो टोटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मिल जाएगा। ये था फॉर्मेट, कैसे कैलकुलेशन करोगे। तो एक बार चाहे शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, आप एसेट्स बेचे ना, तो सेल्स कितना देख लो, उससे एक्सपेंसेस बेचने का है तो माइनस करो, नेट कंसिडरेशन, उसको बाई करने में कितना खर्चा था, सिंपल बात है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बाद में उसमें इंप्रूव किए, डेवलप किए, तो इंप्रूवमेंट कॉस्ट कितना लगा वो भी माइनस करोगे, आ जाएगा। और फिर री इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है एग्जाम्पशन मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसी तरह लॉन्ग टर्म में भी सेम है, बट यहाँ क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। और फिर वही री इन्वेस्टमेंट करोगे तो डिडक्शन एग्जाम्पशन मिलेगा। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ऐसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का भी डेफिनेशन है, कौन कौन सा कॉस्ट लेंगे, ये सब डिटेल्स है, लेकिन इतना शॉर्ट पीरियड में उतना डीपली उतना डिटेल्स नहीं दे सकते। देने से आपका वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो आपको लगेगा अरे इतना बड़ा वीडियो क्या देखे। ठीक है ना, ऐसे ही इतना कुछ करना पड़ रहा है, और वो भी शॉर्ट पीरियड। ओके, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ICA शॉर्ट में। यहाँ एक्चुअली इंडेक्सेशन होता क्या, मनी वैल्यू डेट ईयर आफ्टर ईयर डेटोरिएट करते जा रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन इंडेक्स को फॉलो करते, और डिफरेंट ईयर में डिफरेंट बेस लेके, पहले 81 बेस था, 1981 बेस था, बाद में चेंज किए, अभी जो बेस है 2001 को बेस किए। ठीक है, 2000, और इंडेक्स में एक बेस ईयर होता है, 100 होता है, तो 2001 टू ये जो बेस ईयर
उसको 100 माना गया, उसके हिसाब से आगे जो इन्फ्लेशन है उसका इंडेक्स आपको दिया गया। और ये यानी कि कोई भी इंडेक्स दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ये इंडेक्स आपको देता है, शॉर्ट में CII बोलते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। उसी इंडेक्स से मनी वैल्यू को हम लोग बेस ईयर का मनी वैल्यू आज का मनी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। सर इसका मतलब क्या है? समझो मैंने 20 साल पहले जमीन खरीदे, उस टाइम 10 लाख दे के खरीदे, तो उस टाइम का जो 20 लाख रुपया है ना, अभी का 20 लाख रुपया में बहुत अंतर है। अभी का 20 लाख उस टाइम का 20 लाख बहुत अंतर है। अभी वो कितना करोड़ हो जाएगा कोई ठीक नहीं, ठीक है ना। मनी वैल्यू घटते जा रहा है ना। सिंपल बात है, सोचो ना, अब 5 साल पहले 100 रुपया देके आप जितना आपको जो भी खर्चा कर सकते थे, अभी 100 रुपया में कर पाओगे? नहीं होगा। आपको बहुत ज्यादा खर्चा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो उस टाइम का 100 रुपया अभी का वैल्यू हो सकता है 250, है ना। तो जो इन्फ्लेशन इंडेक्स वो बताएगा उस टाइम का मनी वैल्यू आज कितना है, और उसके बाद आपका गेन हो रहा है तो वही गेन देखा जाएगा, राइट। तो इसमें क्या रूल्स है? अगर आप एक्वायर किए थे एसेट्स, कब एक्वायर किए थे? बिफोर 2001, क्योंकि 1 इसमें बेस ईयर है, तो 1 से पहले एक्वायर किए थे, तो जब एक्वायर किए थे उसमें कॉस्ट कितना था वो देख लोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखोगे, क्या देखोगे? जब एक्वायर किए थे उस टाइम कितना कॉस्ट था वो देखोगे, राइट। और एक चीज देखोगे, और क्या चीज देखोगे ना, और दूसरा देखोगे उसका मार्केट वैल्यू 1401, क्योंकि हम लोग 2001 बेस ईयर बोले ना, मार्केट वैल्यू 1401 क्या वैल्यू चल रहा है वो देखोगे। और इन दोनों में से जो हाईएस्ट है, इन दोनों में से किसको लेना? हाईएस्ट, वो वैल्यू लिख लेना, फिर डिवाइड कर देना 100, क्योंकि उस ईयर का बेस ईयर का 100 था इंडेक्स, और फिर मल्टीप्लाई करना कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII फॉर द ईयर ऑफ सेल और ट्रांसफर। जब ये एसेट्स को बेचे या ट्रांसफर किए उस टाइम क्या इंडेक्स था वो आप मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो इससे मिल जाएगा कॉस्ट इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्लियर। और वही अगर एसेट्स एक्वायर किए आफ्टर 2001 के बाद, तो इस केस में एक ही फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना कॉस्ट लगा था, इसमें हाईएस्ट बोल के कुछ नहीं, जो भी कॉस्ट लगा था एक्विजिशन वो देख लो, और डिवाइड करोगे इंडेक्स CII फॉर द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल एक्वायर किए थे उस साल आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था। मान लो 1213, तो 1213 का इंडेक्स आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के साथ, वो डिवाइड कर दोगे, और जब बेचे 2324, इसका इंडेक्स आप मल्टीप्लाई कर लोगे, CII फॉर द ईयर ऑफ सेल और ट्रांसफर। समझ में आया? इस तरह इंडेक्सेशन किया जाता है। इसके बाद कुछ गेन है तो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, लॉन्ग टर्म लॉस भी हो सकते हैं उसमें, व्हाटएवर, ठीक है ना। क्लियर है? यस। अब आ जाते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ICI शॉर्ट में लिखे। इंप्रूवमेंट में एक चीज ध्यान देना, अगर 2001 से पहले इंप्रूवमेंट किए तो उसको कंसिडर ही नहीं करोगे, क्योंकि ये जो 1401 का मार्केट वैल्यू वो इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड हो गया। अब मान लो 1997 में एक इंप्रूव किया, एक बिल्डिंग में एक स्टोरी बना, एक फ्लोर बना है, और 2001 में उसका मार्केट वैल्यू तो वो जो बना है उसको इंक्लूड करके तो आ गया ना। तो इसीलिए अगर इंप्रूवमेंट बिफोर 2001 है उसका कोई कैलकुलेशन कुछ देखना ही नहीं है, इट इज नॉट टू बी कंसिडर। इंप्रूवमेंट तभी कैलकुलेशन करोगे और कैलकुलेशन करके लिखोगे अगर वो 2001 के बाद इंप्रूवमेंट किए तभी करना होगा, बिफोर 2001 तो छोड़ दो, इसको भूल जाओ, इसको कितना इंप्रूवमेंट कॉस्ट वो भी नहीं देखना है, ठीक है ना। तो ICI कैसे करोगे ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जैसे आफ्टर एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट फाइंड किए थे ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिवाइड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू CII फॉर द ईयर ऑफ सेल और ट्रांसफर। यस, ये करोगे तो आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसके बाद बैलेंस कर लोगे तो मिलेगा प्रॉफिट और लॉस, या शॉर्ट मतलब गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, राइट। अब एक एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन कुछ चीज और है, जैसे अगर हमको कुछ गिफ्ट मिला, गिफ्ट रिलेटिव से मिला तो अलग बात है, गिफ्ट किसी और से मिला तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 हो जाएगा। लेकिन वही गिफ्ट अगर 2001 से पहले मिला तो 2001 में जो मार्केट वैल्यू वो माना जाएगा कॉस्ट, ठीक है, समझ में आया। इसी तरह शेयर्स खरीदे थे, बोनस शेयर इशू किए, बोनस शेयर मिला, फ्री में मिला, तो वो भी 2001 से पहले मिला तो मार्केट वैल्यू 2001 वो कॉस्ट माना जाएगा, फ्री में मिला फिर भी। लेकिन अगर वो आफ्टर 2001 मिला तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखोगे। और अगेन गिफ्ट अगर रिलेटिव से मिला तो रिलेटिव का जो कॉस्ट है वो मेरे लिए एक्विजिशन कॉस्ट हो जाएगा,
और अगर रिलेटिव का कॉस्ट हमको पता नहीं चल रहा है उन्होंने कितना में बाय किए थे, तो इस केस में ये लेंगे जिस दिन मेरे नाम पे ट्रांसफर हुआ उस दिन मार्केट वैल्यू क्या था, वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। बस इतना एक आइडिया दे दिए। क्या बोले, अगर गिफ्ट मिला हमको रिलेटिव से, रिलेटिव मतलब फादर मदर या फादर इन लॉ एंड सो ऑन, ठीक है ना, बहुत सारे हैं रिलेटिव, तो रिलेटिव से मेरे को गिफ्ट मिला, तो इस गिफ्ट केस में अगर गिफ्ट मिला तो देखेंगे इसका एक्विजिशन कॉस्ट क्या था, मतलब रिलेटिव तो बाई किए थे ना, उनका जो कॉस्ट है वो मेरे लिए एक्विजिशन कॉस्ट हो जाएगा, लेकिन वो कॉस्ट पता ही नहीं चल रहा है। तो इस केस में जिस दिन मेरे नाम पे ट्रांसफर हुआ गिफ्ट उस दिन उसका मार्केट में क्या फेयर वैल्यू था वो वैल्यू कंसीडर करोगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके, लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ईयर्स का जो क्वेश्चंस ये मैंने कुछ सॉल्व कर चुके थे, बोले ना एक्चुअली रिकॉर्डिंग मोरलेस बहुत कुछ कर लिए थे, उतना ज्यादा नहीं हुआ था, प्राय 40 मिनट्स हो गया था। फिर इसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम आ गया तो हमको बंद करना पड़ा, तो इसीलिए आज फिर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो आ जाते क्वेश्चन में, क्या था क्वेश्चन? यस, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा, लेकिन कुछ और करना चाहिए था, फिर भी मैंने 7 क्वेश्चन इसमें लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर रमेश सेल्स द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स। एक जमीन, एक गोल्ड और एक डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर में कुछ इंडेक्स सेशन में कुछ रूल्स है वो बताएंगे। नाउ जमीन, फर्स्ट कॉलम में सेल कितना में की, 86 लाख। सेकेंड, एक्विजिशन कॉस्ट कितना परचेज करने में लगा था। थर्ड, कौन सा डेट में एक्वायर किए थे, कौन सा ईयर, 97 बिफोर 2001। तो मार्केट वैल्यू 2001 कितना, 20 लाख, ये देखा जाएगा, क्योंकि 2001 से पहले एक्विजिशन किए, तो इंडेक्स कॉस्ट जब करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1850 और मार्केट वैल्यू 2001 20 लाख हाईएस्ट लेंगे, उसके हिसाब से इंडेक्सेशन करेंगे, समझ में है ना। और फिर गोल्ड, ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म जमीन है ना, 2 साल से ज्यादा हो गया, 24 मंथ से, तो लॉन्ग टर्म है। गोल्ड, इसमें आपका 3 साल से ज्यादा, तो लॉन्ग टर्म। तो इसमें 9-10 में बाय किए थे, है ना, 9-10 तो 2001 के बाद, तो इस केस में मार्केट टू वैल्यू 2001 में क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है, उस टाइम तो बाई नहीं किए थे, तो इसमें सिर्फ एक्विजिशन कॉस्ट देखोगे 2,40,000, ठीक है ना, और 9-10 का इंडेक्स डिवाइड करोगे और ईयर ऑफ सेल का इंडेक्स मल्टीप्लाई करोगे। लॉन्ग टर्म है ये भी, 9-10 है ना, 3 साल से तो ज्यादा हो गया भाई, 23-24 में बेच रहे हैं। और डिबेंचर ये भी लॉन्ग टर्म 12-13 में खरीदे थे, ये बताने लिस्टेड या अनलिस्टेड, फिर भी ये लगे, लेकिन ये आपका ये भी लॉन्ग टर्म हो गया। और इसमें भी आफ्टर 2001 तो मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट और आपका मार्केट सेल्स प्राइस ये देखना होगा। और क्वेश्चन में ना अलॉयज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII डिफरेंट ईयर का दे देगा, जो रिलेटिव ये आपके लिए जो चाहिए वो इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। एक चीज और देता है, अभी पहले नहीं होता था, अब वो वैल्यूएशन में कुछ चेंजेस लेके आए, क्या है ना, इस सब केस में ना कभी कभी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे देगा। जनरली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उसी पे होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस पे होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे आप बिल्डिंग खरीदोगे, अब तो म्यूनिसिपैलिटी में जाओगे, स्टाम्प पेपर बाई करके अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, उस टाइम म्यूनिसिपैलिटी इसका एक वैल्यूएशन करता है, उसको बोलते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। तो बेचने के टाइम उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू किया वो भी आप देखा जाता है, क्योंकि उन लोगों ने उस पर जो भी कैलकुलेशन करते, कलेक्शन लेते, उसी वैल्यू पे लेते। तो एक स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मैटर करेगा, ये जमीन पे होता है और बिल्डिंग पे हो सकता है, बाकी जो सब में नहीं होता है, ठीक है। यस सर, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से देने से जो सेल प्रोसीड, सेल कंसिडरेशन, इसमें कुछ रूल्स है वो मैंने नहीं बताए, अब हम बताएंगे इसमें। अब फाइंड करना है, और इसमें बोला अदर इनका बिजनेस इनकम बोल के कुछ था, तो टोटल इनकम क्या होगा, टोटल इनकम क्या होगा, लेकिन मैंने जो सॉल्व किए थे ना उसमें से बिजनेस इनकम नहीं छोड़े थे, उसमें अदर इनकम सिर्फ कैपिटल गेन किए थे, खैर उसमें हम ऐड कर लेंगे। अब आ जाते इसको देखते, एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, एक्चुअली बोले ना मैंने ऑलरेडी इसको रिकॉर्ड कर ही लिए थे, उसी को रखे हम। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 प्रीवियस ईयर 23-24, ये सब में लिख लोगे, किसी भी हेड्स का इनकम कर रहे हो लिखोगे। 3 कॉलम करो ठीक रहेगा, नहीं तो 2 कॉलम से भी चलेगा। पहले जमीन था, है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स था। सेल्स कंसिडरेशन, इसमें एक नोट लिखे, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देने से करोगे, अदरवाइज जितना में बेचे तो लिखोगे। तो क्या रूल्स है,
यहाँ लिखे लिखे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वहां लिखते। एक लिख लो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ये दिया था 95,27,000 और एक सेल कंसिडरेशन के साथ 10% जोड़ के, जो भी बेचे थे ना उसमें 10% जोड़ के लिखोगे, मतलब 110%। मतलब बेचे थे 20 लाख तो इसका 10% 2 लाख जोड़ के एक वैल्यूएशन करो, मतलब 22 लाख। इसी तरह तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देख लेंगे और सेल्स वैल्यू के साथ 10% जोड़ के 110% करके एक वैल्यूएशन करेंगे। तो 86 लाख में सेल किए थे, ये कितना में सेल किए थे? 86 लाख। ओके, तो 86 लाख का 10% 8 लाख 60 ऐड करके लिखो 94 लाख 60, या 110% कर लो, 10% ऐड हो रहे डायरेक्ट 110% कर लो, कितना हो रहा है? 94 लाख 60। और ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था 95 लाख 27,000। तो अगर 110% से भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, इसमें है ना ज्यादा, 110% से भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है, तो इस केस में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपको बेच रहे उतना तो मिला नहीं, लेकिन सेल्स वैल्यू यही माना जाएगा, इसके हिसाब से गेन कैलकुलेशन करोगे। क्लियर है? तो इसमें बोलो 110% से भी ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जितना था वही हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो एक ध्यान रखोगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जनरली सभी एसेट्स पे नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ होता है? जहां रजिस्ट्रेशन कराते स्टाम्प ड्यूटी पे होता है ना, दैट इज बिल्डिंग और जमीन। तो ये दोनों केस में आएगा, अदर केस में नहीं। ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ 100 वैल्यू लिख लोगे और सेल्स जितना में किए तो उसका 110% करोगे। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फिर भी ज्यादा हो गया, 110% से भी ज्यादा, सेल्स वैल्यू से भी ज्यादा, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेना। और अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम होता है 110% से कम, तो इस केस में जो एक्चुअल सेल्स वैल्यू था 86 लाख, उसी को माना जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। वो मैंने लिख दिए, किसी और केस में अप्लाई होगा, इसमें तो नहीं। इन दिस केस अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेस होता 110% ऑफ सेल्स वैल्यू, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते, एक्चुअल सेल्स वैल्यू जो एक्चुअल सेल्स था उसी को माना जाता। क्लियर है ना? बट इन दिस केस क्या माना जाएगा? 95,27,000। राइट? यस। तो ये लिख लिया मैंने 95,27,000 और अब इससे लेस किए। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे किए? उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया था कितना ना, 18 लाख 50 तो बिफोर 2001, और मार्केट वैल्यू दे दिया था 20 लाख, तो 20 लाख हाईएस्ट है। और अगर बिफोर 1 तो डिवाइड करोगे 100, और ईयर ऑफ सेल आप ध्यान देना, हम लोग का प्रीवियस ईयर 23-24, इस ईयर का इंडेक्स आपका 348। ये ऑलवेज याद रखना, आप लोग का प्रीवियस ईयर यही आएगा, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा? 348। और कौन सा ईयर में बाय किए हो तो उतना इंडेक्स याद रखना पॉसिबल नहीं है, वो क्वेश्चन में रहेगा, बट ईयर ऑफ सेल तो यही रहेगा। तो ये कैलकुलेशन किए, कितना है? 6,69,60,000। ये कैलकुलेशन आप लोग फिर कर लेना। ओके, नेक्स्ट। अब फिर इसमें क्या करेंगे, एक मिनट, फिर इसमें क्या करेंगे ना, इसमें से यस, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है नहीं तो ये लेस कर दिए, और लेस किए तो 25,67,000 ये आगे आपका लैंड, इसको बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हम शॉर्ट में लिखे LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट गोल्ड, ये भी लॉन्ग टर्म है, तो सेल ऑफ गोल्ड, सेल ऑफ गोल्ड दे दिया था 10,99,200। इसमें स्टाम्प ड्यूटी का कुछ दिया नहीं, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है ना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो बोलो आप गोल्ड कब खरीदे थे ना? 9-10 में, तो 2001 के बाद खरीदे थे ना, तो कितना कॉस्ट था? कॉस्ट था 2,40,000। कौन सा ईयर में खरीदे थे? 9-10। तो देखो क्वेश्चन में ही दे दिया है 9-10 का इंडेक्स था 148, तो डिवाइड किए, जिस साल खरीदे ना उस टाइम का इंडेक्स डिवाइड करोगे, और ईयर ऑफ सेल क्या 348 मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें 5,64,324, ये लेस किए तो इसका गेन आ गया, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। थर्ड, डिबेंचर, डिबेंचर में ना ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अभी भी लिस्टेड शेयर्स में भी नहीं मिलता है। ठीक है, खैर हम लोग करेंगे। तो इसमें डिबेंचर में इंडेक्सेशन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म है, फिर भी इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करोगे और डिफरेंस जो है वो आपका गेन आ जाएगा। राइट? और ये सबको जोड़ लिए, सभी गेन आया, जोड़ के हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्लियर है? यस, बोलो समझ में आया? ये था क्वेश्चन 1। इसके बाद मैंने और नहीं कर पाए थे, बस अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। फिर तो इतना मैंने पहले कर चुके थे, उसको फिर एक बार डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 2।
क्वेश्चन 2 इसमें क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन 2 में बोल रहे हैं, क्वेश्चन 2 में दे रहे हैं कि मिस्टर बबलू एक्वायर्ड ए ज्वेलरी, उनको एक ज्वेलरी मिला, खरीदे थे कितना 60,000 98 बिफोर 2001, फिर उसमें 1712, ये क्वेश्चन अगर देखे तो एक पेन मेरा गड़बड़ हो रहा है। मिस्टर बबलू एक्वायर्ड ज्वेलरी ऑन 98 बिफोर 2001 60,000 और ऑन 712 बबलू स्वेन ए डायमंड वर्थ 25 इन दिस सच ज्वेलरी, इसके साथ एक डायमंड और अटैच कर दिए, ठीक है ना। मान लो उन्होंने एक चेन बनाए थे और बाद में एक डायमंड अच्छा सा मिल गया तो उस पर उस चेन में फिर अटैच कर लिए, तो इम्प्रूवमेंट कॉस्ट हो गया, ठीक है। फिर 1623 बबलू इसको बेच दिए, ज्वेलरी बेच दिए, कितना में 8 लाख में बेचे, और बेचने के लिए ब्रोकरेज पे किए, थ्रू दलाल बेचे तो ब्रोकरेज पे की 1%, और किसी भी असेट्स 2001 से पहले तो मार्केट वैल्यू 2001 का दे देगा, 14 2001 कितना दिया 168, और इंडेक्स इसमें 2 दे दिए। कैलकुलेट कैपिटल गेन और लॉस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बबलू, राइट, यस। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आप। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ बबलू फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ये सारा डिटेल्स लीक हो गए। इसमें तो इनका एक ही एसेट्स था, तो एक ही एसेट्स है, लिख लो क्या था, गो इसमें था उनका ज्वेलरी, और इन्होंने बाई किए थे बिफोर 2001, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म का रूल फॉलो करोगे इंडेक्सेशन आएगा। और ये बिफोर मतलब आपको ये ज्वेलरी 2 साल से पहले 3 साल से पहले बेच देते तो शॉर्ट टर्म होता, तो इस केस में शॉर्ट टर्म का रूल फॉलो करते। यह सेल्स वैल्यू कितना था 8 लाख, सेल ऑफ ज्वेलरी कितना में बेचे 8 लाख, और बेचने के लिए ब्रोकरेज पे किए, लेस ब्रोकरेज ऑन सेल, परचेज के टाइम पे करते तो ब्रोकरेज कॉस्ट वो परचेज कॉस्ट में ऐड होता है, एक्विजिशन कॉस्ट में ऐड कर लेते, लेकिन बेचने के टाइम ब्रोकरेज सेल से लेस हो जाएगा। ब्रोकरेज ब्रोकर दोनों तरफ से लेते हैं, जो बाई किए थे उनके उनसे भी लेते हैं, उनका कॉस्ट बढ़ जाता है, और जो बेचे उनसे लेता है उनका सेल्स प्राइस कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ब्रोकरेज ऑन सेल, इसमें बोला सेल्स पे ब्रोकरेज कितना परसेंट था 1%, तो 8 लाख इंटू 1% तो होता है 8,000, ठीक है। 8 लाख 1% कितना 20, यस 8,000, तो 8 लाख से 8,000 लेस करो 7,92,000, ये हो गया नेट नेट प्रोसीड्स या नेट कंसिडरेशन, नेट कंसिडरेशन, राइट। अब इसमें लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट लेस करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या लेस करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट ना। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेस करोगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेस करोगे ना। एक्विजिशन कॉस्ट था 98 मतलब बिफोर 2001, तो मार्केट नीचे देखो, मार्केट वैल्यू 2001 कितना दिया था 1,68,000, तो 1,68,000 डिवाइड बाय 100 कि बिफोर 2001 तो डिवाइड करोगे 100, और ईयर ऑफ सेल क्या था 348, ये याद रखना। आप लोग का प्रीवियस ईयर 23 24, तो इसमें ऑलवेज 348 है, तो 1,68,000 डिवाइड बाय 100 into 348 is equal to 5 lakh, इनसाइड लिख रहा हूं 5,84,640 640 584,640, राइट, यस सर। एक और उसमें एक डायमंड अटैच किए थे, इंप्रूवमेंट भी था, तो लेस करो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कब इंप्रूव किए थे 2000, कब इंप्रूव किए थे, इंप्रूव किए थे अटैच किए थे 12 में, ये भी तो आपका 2001 बोले थे ना, इंप्रूवमेंट 2001 के बाद ही है तो लेना, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट
इंप्रूवमेंट कॉस्ट कितना लगा था? 25,000 का डायमंड अटैच किए। कब किए थे? 12-13, 12 में ना, 16-12, 17-12, तो मतलब 12-13, तो 12-13 का इंडेक्स अगर दिया है, देखोगे यस कितना है? 200, और ईयर ऑफ सेल क्या? 348। तो 25,000 बाई 200, 25,000 डिवाइड बाई 200 into 348, it comes to 43,000, 43,500। अब इन दोनों को जोड़ लो इनसाइड, प्लस 43,500 प्लस 5,86,000, 84,640, 584,640 इज इक्वल टू 6,28,140। अब ये दोनों माइनस कर दो। और क्या न्यू एसेट्स कुछ बाय किए? नहीं। लास्ट क्वेश्चन में कोई न्यू इन्वेस्टमेंट तो नहीं था कि इसको बेचे कुछ जमीन खरीद लिए, या इसको बेचे कुछ बॉन्ड खरीद लिए, इसको बेचे रेसिडेंशियल हाउस खरीदे, नहीं है, नहीं। तो फिर आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यस, लेस कर दो, कितना से? 7,92,000 से, तो लेस करने से होते 1 लाख, कितना रहा? 1,63,840, 860, सॉरी 860, 1,63,860। यस सर। तो ये था आपका क्वेश्चन 2, इजी था ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली, ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन इसमें आप एग्जाम्पशन आएगा, न्यू एक रेसिडेंशियल फ्लैट खरीदे, ठीक है, तो एग्जाम्पशन आएगा, कौन सा सेक्शन आएगा क्वेश्चन से समझेंगे। यस, क्वेश्चन 3, ये देखो ये क्या दिए है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24, श्री बोस सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस, उन्होंने अपना घर बेच दिए। on the basis of the following information determine taxable capital gain of श्री बोस। परचेज किए थे 99 बिफोर 2001, कितना कॉस्ट था? 50,000, और मार्केट वैल्यू 14/2001 हो गया था, कितना? 120, हाईएस्ट उसी को लेंगे। फिर उसके ऊपर एक और फ्लोर बनाए 16/7, तो इंप्रूवमेंट हो गया। इसमें खर्चा किए थे 150। ही सोल्ड द एंटायर बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग बेच दिया 12 लाख में। कब बेचे? 8 अगस्त 2023, मतलब 23-24 प्रीवियस ईयर में बेचे, और बेचने के टाइम ब्रोकरेज पे किए 2%। और एक न्यू रेसिडेंशियल फ्लैट खरीद लिए 6,50,000 देके, न्यू फ्लैट। तो देखो, एक रेसिडेंशियल हाउस बेचे और एक न्यू रेसिडेंशियल फ्लैट खरीद लिए, तो इनको एग्जाम्पशन मिलेगा 54। लॉन्ग टर्म 54 क्या होता है? अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स गेन हो रहे हैं, क्या चीज से? रेसिडेंशियल बिल्डिंग बेच के गेन आया, और उसी पैसा से कुछ न्यू रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप खरीद लोगे, आप री इन्वेस्ट करोगे या कंस्ट्रक्शन कर दोगे, तो फिर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। जितना इन्वेस्ट किए और गेन, उसमें से लोएस्ट एग्जाम्पशन मिल जाएगा। और इस सेक्शन 54 याद रखो। 54 सेक्शन क्या चीज के लिए होता है ना? रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना। एक सेकेंड, जो रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किए, ये आपका लॉन्ग टर्म गेन ही होना चाहिए, जो बेचे वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। और इसमें कितना एग्जाम्पशन मिलेगा सेक्शन 54 में ना? ये एग्जाम्पशन से पहले जो गेन, कितना अमाउंट देख लो, और कितना इन्वेस्ट किए न्यू हाउस में, उसमें से जो लोएस्ट वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा, वो माइनस करोगे तो आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो इसमें 54 का एग्जाम्पशन है, और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी दे दिया, हाउस है ना, तो यस। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर बोस। फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ओ एज इट इज आप लोग लिख लोगे। असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर 23-24। ओके, इसमें आपका रेसिडेंशियल हाउस था,
रेसिडेंशियल हाउस, है ना, और ये लॉन्ग टर्म, राइट, यस सर। तो सेल्स कंसिडरेशन, अब एक बार देख लेते, यहीं पे देख लेते। एक्चुअली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, SDV शॉर्ट में लिख रहा हूं, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ये दे दिया 1280 एंड 110% ऑफ सेल्स, ये भी देख लेंगे। सेल्स दिया था 12 लाख, तो 12 लाख पे 110% तो होता है 13,20,000। तो बोलो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कम है ना, तो फिर इस केस में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं, इसमें क्या लेंगे, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन। तो इसमें एसडीवी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन 110% ऑफ सेल्स वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स। अगर लेस होता है तो एक्चुअल सेल्स जो था वो 12 लाख है ना, 12 लाख सेल्स था, तो उसी को अब मानोगे, एक्चुअल सेल्स को क्या मानोगे, 12 लाख, उसी को माना जाएगा फुल कंसिडरेशन। समझ में आया? तो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एसडीवी वो 110% से भी ज्यादा हो गया था, इसलिए उसी को लिए थे क्वेश्चन 1 में, बट यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, तो फिर जो एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन ये लिमिट बताता है कि इसका 110% के अंदर ही अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो जो बेचे उसी को ठीक है कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उससे कम में आप बेचे, उससे मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज्यादा, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही माना जाएगा, राइट। लेस, इससे लेस कर देते हैं, क्या लेस करोगे, ब्रोकरेज ऑन सेल, इन्होंने ब्रोकरेज पे किए थे 2% और परचेज फिर फ्लैट किए, ओके, ब्रोकरेज ऑन सेल कितना ब्रोकरेज पे किए, 2%, तो 12 लाख पे, 12 लाख में ही तो बेचे थे ना, इंटू 2%, 12 लाख पे 2% करोगे होता है आपका 24,000, लेस करोगे तो नेट कंसिडरेशन, ठीक है, तो 12 लाख से 24 तो 11,76,000। अब यहाँ दो चीज, एक तो पहले एक्विजिशन कॉस्ट था, बाद में एक और फ्लोर बना, इंप्रूवमेंट भी है, फिर न्यू हाउस खरीदे, एग्जाम्पशन भी है, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके, ICA शॉर्ट में। तो बोलो कब एक्वायर किए थे ना, ये आप एक्वायर किए थे 99 बिफोर 2001, तो एक्विजिशन कॉस्ट क्या था 50, लेकिन उसका 1/4/2001 हो गया था 1,20,000, तो 1/20 डिवाइड बाय 100 इंटू क्या 348, अब तो याद हो गया ना, तो 1/20 डिवाइड बाय 100 मतलब 1200 इंटू 348, 1200 इंटू 348 ये होता है 4,17,600। आप लोग भी साथ में करोगे कैलकुलेट, हम हो सकता है मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो सकता है, अरे आदमी हो ना, कोई भी ह्यूमन बींग्स, एरर तो हो ही सकता है, कैलकुलेशन में हो, कैलकुलेटर में अमाउंट लिखने में हो सकता है। खैर इसमें फिर लेस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इसके ऊपर एक और फ्लोर बनाया ना, इंप्रूवमेंट हो गया, यानी कि नहीं खरीदे, न्यू बिल्डिंग और दूसरा खरीदते तो फिर और दूसरा बिल्डिंग हो जाता, इंप्रूवमेंट कॉस्ट में नहीं आता, तो अलग बात है, ठीक है। तो इसमें एक ही बिल्डिंग के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो कितना फिर बाद में फ्लोर बनाए थे, 1617 में बनाए थे और उसमें 1.5 लाख खर्चा लगा था आफ्टर 2001, तो कब बनाए थे 1617, और 1617 का इंडेक्स दे रहे, कितना इंडेक्स दे रहा है 1617 का ना, उस टाइम का इंडेक्स दे रहे हैं आपका 264, इतना 264, और ईयर ऑफ सेल क्या था 348, ठीक है। जब इंप्रूव किए थे 1617 264 था, तो डिवाइड बाय 264 इंटू 348 ये आ जाएगा, तो 1.5 लाख 1,50,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 264 ये होता है आपका 1,97,727, 197,727,
ये दोनों जोड़ो, माइनस करो, आएगा कैपिटल गेन बिफोर एग्जाम्शन, सेक्शन सेक्शन 54 मिलेगा ना, न्यू बिल्डिंग खरीदे, तो इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो रहा है 4,17,600 प्लस कितना 197 दोनों जोड़ने से 6,15,327 तो गेन बिफोर एग्जाम्शन हो गया, गेन बिफोर एग्जाम्शन। अभी एग्जाम्शन मिलेगा, न्यू हाउस खरीदे इसीलिए, तो कितना गेन हो रहा है, ये टोटल से माइनस कर दो, टोटली नेट कंसिडरेशन 11,76,000, तो यार आपका 5,60,673 कितना गेन आया, 5,60,673, राइट, बोलो समझ में आ रहा है। नाउ अब इसमें इन्होंने एक न्यू फ्लैट खरीद लिए, तो लेस क्या चीज बेचे थे, रेसिडेंशियल हाउस, फिर खरीदे क्या, न्यू फ्लैट मतलब रेसिडेंशियल फ्लैट, तो सेक्शन 54 एग्जाम्शन, लॉन्ग टर्म में 54 आता है रेसिडेंशियल हाउस के लिए, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन आ जाएगा, अंडर सेक्शन 54 और परचेज ऑफ या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, जो न्यू रेसिडेंशियल हाउस बाय किए उसके लिए उनको एग्जाम्शन मिल जाएगा सेक्शन 54, कितना मिलेगा ना, एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, कितना न्यू हाउस में इन्वेस्ट किए देख लो, इसमें कुछ कैपिटल गेन डिपॉजिट भी हो सकता है, उन्होंने एक अकाउंट होता है बैंक में कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट, वहां डिपॉजिट करने से भी एग्जाम्शन मिल जाएगा, नहीं इन्होंने डिपॉजिट नहीं, खरीद ही लिए थे 650, ये रूल्स है एग्जाम्शन के लिए, अगर आप खरीद नहीं पा रहे हो, कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैपिटल बैंक में कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा कर दो, वो भी इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, तो एग्जाम्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। बी, इसमें डिटेल्स रूल्स है, बाद में न्यू हाउस बेच दोगे तो जो अभी एग्जाम्शन मिला वो विड्रॉ हो जाएगा, बहुत कुछ रूल्स है, लेकिन उतना अभी देखना नहीं है, बस इन्वेस्ट किए तो डिडक्शन। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट गेन और कैपिटल गेन कितना आया था, जस्ट इस एग्जाम्शन से पहले गेन 5,60,673, बस इसमें से लोएस्ट, मतलब आप ज्यादा इन्वेस्ट किए तो जितना गेन पूरा एग्जाम्शन मिल जाएगा, कम इन्वेस्ट किए तो जितना इन्वेस्ट किए तो उतना एग्जाम्शन मिल जाएगा, तो 5,60,673 ये लोएस्ट है, तो माइनस कर दो, मतलब आपको टैक्स देना ही नहीं है, पूरा इनकम नील हो गया, ओके, कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना हो गया, 0, तो इन्होंने री इन्वेस्ट कर दिए थे, इसके कारण इनको पूरा एग्जाम्शन मिल गया, अगर इनका न्यू फ्लैट का दाम होता 5 लाख, तो 5 लाख और गेन में से लोएस्ट 5 लाख माइनस करते, बाकी टैक्सेबल हो जाता, बट इन दिस केस इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा था, तो गेन पूरा जितना गेन था टोटली माइनस हो गया, राइट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह एग्जाम्शन आपको दे सकता है, इसमें इंप्रूवमेंट कॉस्ट भी आ गया, एक्विजिशन बिफोर 2001 तो उसमें रूल्स क्या वो भी आ गया, और फिर न्यू री इन्वेस्टमेंट किए तो उसके लिए एग्जाम्शन भी आ गया, क्लियर, यस सर, आगे बढ़ते, आज हम लोग सिर्फ ये नहीं, कैपिटल गेन में तो और जो भी है कर लेंगे, और इसके बाद अदर सोर्सेस भी डिस्कस करेंगे, एकदम शॉर्टकट वे से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अदर सोर्सेस। नाउ आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 हो गया ना, क्वेश्चन 4, ये शेयर्स का है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, 5 फिर 5/2020 का क्वेश्चन, 6 एक्चुअली ये 16 में आया था, और 7 ये किसी ईयर में आया, लेकिन ईयर मैंने नहीं लिखे, हो सकता है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा चेंज है इसीलिए ईयर नहीं लिखे, एडॉप्टेड दिए, मतलब इसमें जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ना वो पहले ना जब आया था उस टाइम नहीं था, अभी आ गया इसीलिए उसमें एडॉप्टेड लिखे, यह भी एडॉप्टेड इसलिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जहां जहां है ना, तो वो एक्चुअली पहले तो नहीं था, अब 2021 के बाद
स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यू का कुछ कैलकुलेशन आना शुरू हुआ, इसीलिए एडोप्टेड दिए। ठीक है, और लेटेस्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, सब आया है, तो इसीलिए उसमें और बार बार रिपीट नहीं किए। ओके, यस, इतना करो ना, एनफ है, इतना करो, एनफ है। यस, अब करते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 5, 4 4 4। ये अच्छा क्वेश्चन है, 4 5 सभी अच्छा है। ओके, मिस्टर दास परचेज 250 शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड 1990, ये भी 2001 से पहले 270 करके बाई किए, और उसमें खर्चा लगा था इतना ब्रोकरेज, शेयर ट्रांसफर फी पे किए थे। द फेयर मार्केट वैल्यू 2001 से पहले, तो 2001 में 300 रुपया एक शेयर का, तो यही तो ग्रेटर है ना, तो फेयर मार्केट वैल्यू ही माना जाएगा एक्विजिशन कॉस्ट। फिर 2010 में बोनस मिला, आफ्टर 2001 बोनस, तो बोनस का बोनस का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 हो जाएगा, 250 बोनस मिला। और सितंबर 23 उनको कुछ राइट शेयर मतलब कुछ कंपनी से फिर शेयर खरीदे, कंपनी शेयर इशू किए अपना शेयर होल्डर्स को, राइट शेयर खरीदे, कितना 300 शेयर, उस कितना करके 600 रुपया करके पर शेयर, February 24। ठीक है, सेल ऑल द शेयर, सभी शेयर्स को बेच दिए 24 में, 28 फरवरी बेच दिए, क्या प्राइस में, 800 शेयर बेचे, क्या प्राइस में, 850 पर शेयर, और उसमें एक्सपेंसेस ब्रोकरेज पे किए इतना। ठीक है, यस सर। तो कैलकुलेट हिज कैपिटल गेन इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। तो यहाँ क्या देखना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कितना शेयर शॉर्ट टर्म होगा, कितना लॉन्ग टर्म होगा, वो देखना होगा आपको। यस, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट अगर दे दे तो प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ऐड किए। क्वेश्चन 4, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर दास। इसमें ना हम एक टेबल करेंगे, पहले पता करेंगे कितना शेयर्स लॉन्ग टर्म आया, कितना शेयर शॉर्ट टर्म आया। ठीक है, पता करेंगे कितना लॉन्ग टर्म है और कितना शॉर्ट टर्म है, वो जब तक नहीं पता चलेगा आप कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाओगे। नोट, नेचर ऑफ एसेट्स, मतलब वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नेचर, कॉस्ट, और नंबर ऑफ शेयर्स भी एक लिख लेंगे, कितना शेयर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और नेचर। ओके, बोलो, फर्स्ट बाई किए थे उन्होंने, कब बाई किए थे, 2 मई 1999, 2 मई 1999 परचेज किए थे फर्स्ट टाइम, एक कंपनी का शेयर, कंपनी था, कौन सा कंपनी था, इतना शेयर्स किसी कंपनी का नाम नहीं दिए। ठीक है, अभी लिस्टेड या अनलिस्टेड कुछ नहीं दिया, तो एजम्पशन जो भी लेंगे उसके हिसाब से करेंगे। एनीवे, कितना कॉस्ट था, कितना शेयर्स बाय किए थे, शेयर्स बाय किए थे आपका, सॉरी 1990 में बाय किए थे, 1990 में बाय किए थे। ठीक है, परचेज किए थे कितना शेयर, 250 शेयर्स, 250 शेयर्स बाय किए थे, 270 करके तो बाय किए थे, लेकिन 2001 में इसका फेयर वैल्यू 300 हो गया था, तो हाईएस्ट क्या है, 300, तो 250 इंटू 300 यही माना जाएगा, बोले थे ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और मार्केट वैल्यू 2001 ये हाईएस्ट है, तो इसी को ले लो, 250 इंटू 300, तो 75,000, और ये बोलो 90 है, शेयर तो एक साल के ऊपर होने से लॉन्ग टर्म, तो एल लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से अब होने से लॉन्ग टर्म होता है, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया। सेकंड, फिर उनको बोनस मिला 1 जुलाई 10, 1 जुलाई 2010, बोनस रिसीव्ड, परचेज ऑफ शेयर्स
और बोनस शेयर्स रिसीव्ड, कितना बोनस मिला 250 दे दिया, he gets 250, मतलब 1:1, 250 था 250 है ना, 1:1 जो भी नंबर तो दे दिए। अगर बोलते था 1:1 तो 250 हो जाता, अगर देता 2:1 तो 250 का डबल 500 बोनस शेयर्स होता। तो इसमें 1:2 तो आधा, मतलब जितना उसका आधा, एक मिलेगा दो के लिए, इस तरह होता है बोनस में, तो 250 का आधा हो जाता। लेकिन बोनस आफ्टर 2001 तो एक्विजिशन कॉस्ट क्या हो जाएगा, नील। लेकिन 10 है, 10 से 23 24 ये भी लॉन्ग टर्म। ओके, यस सर। नेक्स्ट, अब फिर राइट इशू लेके आया कंपनी 1 सितंबर 1923 को राइट इशू लेके आए। कितना राइट इशू लेके आया, 300 राइट शेयर्स। क्या प्राइस में, एट द रेट ऑफ 600, तो 300 इंटू 600 18, 1,80,000 राइट इशू 300 शेयर और 600 रुपया करके कंपनी इशू लेके आए। राइट अपना ही शेयर होल्डर्स को मिलता है। अब बोले बेचे, सारा शेयर्स बेचे का फरवरी 24 में बेचे, तो सितंबर से 23 से फरवरी 24, तो ये इसमें राइट शेयर परचेज, राइट शेयर्स परचेज, ठीक है। ओके, तो इसमें हो जाएगा शॉर्ट टर्म, क्यों, बिलो ये हो गया, बिलो 12 मंथ्स बेच दिए ना, ये शॉर्ट टर्म। तो पहले का दो, ये दोनों लॉन्ग टर्म था और ये आपका शॉर्ट टर्म हो गया। क्लियर, यस सर। और सबका एक्विजिशन कॉस्ट भी पता चल गया। अब कैलकुलेशन में आ जाते, ठीक है, यस सर। नाउ अब लिखो, जितना लॉन्ग टर्म एक साथ करेंगे, एक ही दिन में बेचे ना, 1 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स। अब जो न्यू बजट आया ना, नेक्स्ट ईयर में लागू होगा, उसमें तो इंडेक्सेशन को ही हटा रहे एकदम टोटली। तो इसमें इसमें ठीक नहीं है, शेयर्स में तो हटा दिए, अदर्स में भी हटा रहे, मतलब ग्रेजुअली। लेकिन वो बजट हुआ, आगे अमेंडमेंट होगा, बहस होगा लोकसभा में, तो इसके बाद क्या होता है वो नेक्स्ट ईयर पता चलेगा। आप लोगों के लिए वो टेंशन का बात नहीं है। तो यस, लॉन्ग टर्म बोलो कितना शेयर, 250 500 शेयर्स हो गया। देखो सेल ऑफ शेयर्स, टोटल 500 का दिखा दो। क्या प्राइस में बेचे, सभी शेयर्स को बेचे थे एक ही दिन में 850 पर शेयर्स, 500 इंटू 850, ठीक है ना। तो 500 इंटू 850, तो ये आया आपका 4,25,000, 4,25,000 लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, एक्सपेंसेस फॉर सेल, ब्रोकरेज ऑन सेल, सेल के ब्रोकरेज, टोटल ब्रोकरेज नीचे पढ़ो क्वेश्चन का। ये बोला था कि टोटल ब्रोकरेज उन्होंने पे किए थे 1,600 रुपया ब्रोकरेज, तो 1,600 रुपया ब्रोकरेज तो टोटल शेयर्स के लिए था। टोटल मतलब 500 300 800 शेयर्स के लिए था ना। तो 800 के लिए जब 1,600 था, तो इसमें 500 का क्या होगा, क्योंकि 500 तो लॉन्ग टर्म में आया, तो 1,000 रुपया, इसमें 1,000 रुपया लगा। और जो शॉर्ट टर्म बेचे थे उसमें भी, उसमें बाकी लगा, है ना, क्लियर है। तो ये हो गया नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स। तो 4,25,000 माइनस 1,000, 4,24,000। अब इससे लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें एक भी रूल है, इसमें भी विदाउट इंडेक्सेशन देखा जाता है, विथ इंडेक्सेशन देखा जाता है टैक्स पर्पस के लिए। तो हम लोग अभी इंडेक्सेशन के हिसाब से ही करेंगे। डिवेंचर तो बिना इंडेक्सेशन ही देखोगे, इसमें इंडेक्सेशन भी होता है, विदाउट इंडेक्स भी देखते हैं, उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन होता है, जो लोएस्ट टैक्स वो पे होता है। तो इसमें इंडेक्सेशन ही फाइंड करो। अब इंडेक्सेशन का क्या रूल्स है, एक्चुअली बहुत सारा रूल्स है छोटा छोटा, तो उतना डिटेल्स आप लोग अभी नहीं कर सकोगे, इसीलिए हम इग्नोर कर रहे हैं। तो बस एनीवे इंडेक्सेशन करो। तो इंडेक्सेशन में दो बार खरीदे थे, एक तो जो बिफोर 90 उसमें एक्विजिशन कॉस्ट मार्केट वैल्यू ले लिए थे ना 75,000, और फास्ट एक्विजिशन डेट क्या था 2590, है ना। बिफोर 2001 तो मार्केट वैल्यू क्या था 75,000, उस टाइम का इंडेक्स 100। अब कितना
348 और बोनस बोनस था 1720 बोनस, ये एक्विजिशन कॉस्ट नील है, बोनस पे नील है ना, इंडेक्सेशन करोगे तो भी जीरो आएगा, तो सिर्फ इसी का इंडेक्स करोगे 75,000 डिवाइड बाई 100 और इनटू कितना 348, ये होता है आपका 2,61,000, कितना 2,61,000, बस ये नील है, माइनस करोगे तो भी तो क्या आएगा, तो माइनस कर दो कितना से 4,24,000 से, तो आपका इनकम हो गया कितना 1,63,000, ये आपका LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, सेकंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो बोलो कितना शॉर्ट टर्म था, ये जो राइट बाय किए थे 300 शेयर है ना, तो सेल ऑफ शेयर्स, यही 300 शेयर और 800 कितना करके बेचे थे 850 है ना, सभी तो एक साथ बेच दिए थे, तो 300 इंटू 850, तो ये होता है आपका 2,55,000, राइट, लेस ब्रोकरेज ऑन सेल, ब्रोकरेज ऑन सेल, ब्रोकरेज बोलो 1800 कितना पे 1600 रुपया 800 के लिए पे किए थे, 1600 रुपया 800 के लिए पे किए थे, 2 रुपया पर शेयर, तो 300 के लिए कितना आएगा 600 रुपया, 2,54,400 नेट सेल प्राइस, नेट प्रॉफिट्स, और लेस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म में सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करते, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना कॉस्ट था 1,80,000 है ना, माइनस कर दो तो 74,400, ओके, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अब दोनों जोड़ लोगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, बोलो कैपिटल गेन इनकम कितना हो रहा है ना 1,63,000 प्लस कितना 74,400 इज इक्वल टू 2,37,400, कितना है 2,37,400, दिस इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, क्लियर। तो शेयर्स में अगर ऐसा दे दे, कुछ शेयर्स पहले खरीदे, फिर बोनस शेयर खरीदे, बोनस मिला, फिर बाय किए शेयर्स, कुछ राइट शेयर्स खरीदे, तो इसका अलग अलग सबका देख लोगे, ये इंप्रूवमेंट कॉस्ट नहीं माना जाएगा, सब अलग अलग एक्विजिशन माना जाएगा, और सबका अलग अलग देख लोगे कितना शॉर्ट टर्म कितना लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से बिलो तो शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का अलग अलग कैलकुलेशन कर लोगे, आ जाएगा, क्लियर है, यस सर। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जब लिस्टेड शेयर्स का टैक्स होता है, तो इस केस में फिर विदाउट इंडेक्सेशन विथ इंडेक्सेशन बहुत झमेला है, कैपिटल गेन टैक्स पे आगे सीखोगे, अब लोग आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके सीखोगे, डायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट है ना, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाके फिर मिलेगा आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स का सर अनदर पार्ट, तो उसमें सीखोगे सबका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन, तो वहां क्लियर हो जाएगा, राइट, यस, अभी फिलहाल छोड़ते, टैक्स कैलकुलेशन का कुछ नहीं है झमेला, तो ये पे छोड़ो, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो भाई लाइक करो, शेयर करो भाई, हम लोग का मेहनत हम लोग को भी लागे ना, आप लोग हम लोग को इनकरेज कर रहे हो, ठीक है, तो हम लोग को इनकरेज मिलेगा तो हम लोग भी आगे और करते जाएंगे, मेहनत और करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2014, बट एकदम सिमिलर क्वेश्चंस आया, रिसेंटली भी आया था, इसीलिए हम उसको बार बार रिपीट नहीं किया, आपको लिख देना चाहिए था एडॉप्टेड बोल के और कौन सा ईयर में आया था रिसेंट। खैर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये अभी कितना नंबर की है 4 5, एक और चैप्टर आज करेंगे, एक और चैप्टर आज करेंगे, अदर सोर्सेस, छोटा सा चैप्टर, जस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, हो जाएगा, 5 मार्क्स के लिए हो जाना चाहिए। मिस्टर बर्निक फर्निश द फॉलोइंग फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, इनका दो प्रॉपर्टी है, एक रेसिडेंशियल हाउस और एक गोल्ड, ठीक है,
ये क्वेश्चन। Bonik furnished the following information for the assessment year इतना 23, 24, राइट। यहां से आंसर भी दे रहे हैं। बिल्डिंग रेसिडेंशियल हाउस, डेट ऑफ एक्विजिशन 07 आफ्टर 2001 है, और गोल्ड खरीद थे 19 में। फिर एक्विजिशन कॉस्ट 6 लाख इसमें, और इसमें कितना 8 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ सेल 23 में बेचे, तो हाउस 2 साल से ज्यादा टाइम के अंदर बेच दिए तो लॉन्ग टर्म हो गया। गोल्ड 3 साल से ज्यादा 19, 20, 21, 22, 23 में बेचे तो ये भी लॉन्ग टर्म हो गया, दोनों ही लॉन्ग टर्म है, ठीक है ना। नाउ फिर बोला डेट ऑफ सेल, फिर सेल प्राइस 34 लाख, उसमें 15 लाख। फिर ब्रोकरेज ऑन सेल, सेल्स में ब्रोकरेज ओनली हाउस में है और गोल्ड में नहीं है। फिर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर बनिक परचेज ए न्यू रेसिडेंशियल हाउस, एक तो रेसिडेंशियल हाउस बेचे, फर्स्ट हाउस था ना रेसिडेंशियल, उसको बेचे, और बदले में एक न्यू हाउस बाय भी कर लिए। रेसिडेंशियल हाउस समबाजार में बाय किया, कितना में 12 लाख में, कंप्यूट टैक्सेबल इनकम। तो हाउस बेच के हाउस खरीदे तो 54 मिलेगा, जैसे एक क्वेश्चन पहले किए थे वही सेम सेक्शन है। 54F कैसे होता है, मतलब हाउस नहीं, सिर्फ गोल्ड बेचते और हाउस में इन्वेस्ट करते तो 54F होता, लॉन्ग टर्म में ही, ठीक है। और कुछ एसेट, कुछ भी एसेट्स बेच रहे हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते तो 54EC होता। और जमीन बेचे, लैंड बेचे और जमीन खरीदे, जमीन में फिर इन्वेस्ट करते तो 54B होता। इसलिए डिफरेंट एसेट्स पे डिफरेंट एग्जाम्पशन मिलेगा आपको। तो यहाँ रेसिडेंशियल हाउस बेचे और क्या खरीदे, और क्या खरीदे बोलो, अगेन रेसिडेंशियल हाउस, तो 54 एग्जाम्पशन मिल जाएगा इसमें भी। और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे दिया है, तो जो कैलकुलेशन सीखे थे वो सीख करेंगे। ओके राइट, तो दो है एसेट्स, तो आप स्टार्ट कर देते कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ऊपर और लिख लेना, हम डायरेक्ट एकदम कैलकुलेशन में आ जाते। रेसिडेंशियल हाउस 1, रेसिडेंशियल हाउस ये लॉन्ग टर्म है। नो, जहां हाउस या जमीन लैंड, तो इसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रहे तो उसमें रूल वो फॉलो करोगे। देखो फुल कंसिडरेशन कैसे लेते, मतलब 110% ऑफ सेल्स वैल्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, है ना। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा होता है तो उसी को लेंगे, और कम होता है तो एक्चुअल सेल्स वैल्यू लेंगे। तो एक बार रफली देख लेते, यहीं पे लिख लेते SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इसमें कितना दिया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इसमें दिया, नीचे देखो 35 लाख, और 110% ऑफ सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू दिए थे कितना, 34 लाख में बेचे थे, इसको कितना में बेचे, 34 लाख, राइट। तो 34 लाख पे 110%, 34 340, 3740, अरे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, तो इक्वल टू क्या होगा, सेल्स कंसिडरेशन इक्वल टू जो एक्चुअल सेल्स। क्यों ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम हो गया। अगर ये 110% से भी ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल कंसिडरेशन लेते, बट यहाँ एक्चुअल सेल्स ही लेंगे। कितना एक्चुअल सेल्स था, 34 लाख। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। हम शॉर्ट में लिख दे इसको, अब नोट में अलग से कर लेना, नोट में लिख लोगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतना, 110% ऑफ स्टैम्प सेल्स वैल्यू 3740, एज SD स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस देन 110%, तो फुल कंसिडरेशन इज एक्चुअल सेल्स दैट इज 34 लाख। बस वो फिर इतने लिख दो। अब ब्रोकरेज लगा था 2%, यस लेस ब्रोकरेज ऑन सेल, 2% ऑफ 34 लाख, 1% मतलब 2 जीरो कम करो, 34 था, 2% तो उसका डबल, 34 का डबल 68,000।
कितना 68,000 लेस करो नेट कंसिडरेशन फर्स्ट कॉलम में लिख दो नेट कंसिडरेशन तो 33,32,000 ठीक है कितना हो रहा है 33,32,000 फिर लेस करेंगे इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था और वो भी 2007 में मतलब आफ्टर 2001 तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन राइट तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिए थे 6 लाख दिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब एक्वायर किए थे 7 8 सॉरी 7 8 है ना दिसंबर 7 मतलब 7 8 तो 7 8 का CII देखोगे 7 8 का है 129 तो डिवाइड करोगे कितना 129 इंटू इंटू क्या करोगे 348 क्या इंप्रूवमेंट था क्या नो तो वैसे कैलकुलेशन कर लो कितना आ रहा है 6 लाख डिवाइड बाय 129 इंटू into 348 it comes to 16,18,605 16,18,605 ठीक है माइनस कर दो ये हो गया गेन बिफोर एग्जाम्पशन गेन बिफोर एग्जाम्पशन क्योंकि न्यू रेसिडेंशियल हाउस बाय किए तो 54 एग्जाम्पशन मिलेगा तो माइनस करने से माइनस कितना 33,32,000 ये होता है 17,13,000 17,13,395 कितना 17,13,395 नाउ अगेन अब इसमें लेस करेंगे क्योंकि उन्होंने रेसिडेंशियल हाउस न्यू खरीदे तो एग्जाम्पशन सेक्शन 54 एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्यों रेसिडेंशियल हाउस बाय किए तो परचेज ऑफ हाउस परचेज ऑफ न्यू हाउस रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए न्यू हाउस कितना में बाय किए एक समबाजार में हाउस बाय किए 12 लाख एक बार इनसाइड लिख रहे 12 लाख और गेन गेन आया था कितना 17,13,395 तो इसमें लोएस्ट क्या परचेज कॉस्ट इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे 12 लाख ठीक है जो लोएस्ट है वही माइनस कर देना 12 लोएस्ट था तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1270 तो 5,13,395 ये हो गया आपका कैपिटल गेन फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस LTCG रेसिडेंशियल हाउस से इतना समझ में आया यस नेक्स्ट अब एक और है गोल्ड सेकंड ये भी लॉन्ग टर्म ये मोर देन 3 इयर्स होल्ड किए इसमें ठीक है इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा लिस्टेड शेयर तो 1 ईयर 12 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म और इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 ईयर से ज्यादा मतलब 24 मंथ से ज्यादा और गोल्ड एटसेट्रा ये सब में कितना ये सब में आपका 3 इयर्स 36 मंथ से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म तो सेल ऑफ गोल्ड सेल ऑफ गोल्ड कितना में बेचे गोल्ड ना गोल्ड बेचे सेल ऑफ गोल्ड ये दे दिया था 15 लाख गोल्ड कितना में बेचे 15 लाख राइट लेस एक्सपेंसेस ऑन सेल नहीं है इसमें तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करोगे ओके यस सर कितना में एक्वायर किए थे 8 लाख एक्विजिशन कॉस्ट कितना 8 लाख कब एक्वायर किए थे ना 19 में एक्वायर किए थे 1920 तो 1920 का इंडेक्स क्या है 289 एक इंडेक्स क्वेश्चन में रहेगा आप लोगों का भी एग्जाम में रहेगा इंडेक्स ठीक है और ईयर ऑफ सेल क्या 348
ये तो याद रख लेना, ईयर ऑफ सेल 348 ही है आप लोग का, ठीक है ना। यस सर। तो 8 लाख डिवाइड बाय 8 लाख डिवाइड बाय कितना 289 इन डिवाइड बाय 289 इनटू 348, it comes to 9,68,000 63,000 9,63,322 322 963,322 लेस कर दो, माइनस कितना 15 लाख, ये हो रहा है आपका 5,36,000 5,36,678 राइट, ये हो जाएगा। तो ये जोड़ लेना, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, टैक्सेबल कैपिटल गेन, ये भी लॉन्ग टर्म था, लिख सकते हो कैपिटल गेन, इन बोथ ऐड करो, दोनों जोड़ लेते हो तो 513,395 प्लस 536,678 it comes to 10,50,073। ओके यस, इस तरह क्वेश्चन देता है, ज्यादा टफ नहीं देता है आप लोगों का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एक रीइन्वेस्ट, ये रीइन्वेस्ट है तो बस आपको याद रखना है, जमीन बेचे, न्यू जमीन खरीद लिए तो 54B मिलेगा, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में आएगा। और क्या करोगे, जितना जमीन खरीदे और कितना गेन आया था जो लोएस्ट है वो माइनस करोगे। इसी तरह अगर कुछ कुछ भी एसेट्स बेचे और इन्वेस्ट कर दिए कहाँ, बॉन्ड्स में, स्पेसिफिक बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसमें इन्वेस्ट किए और विद इन 6 मंथ्स इन्वेस्ट कर दिए, तो इस केस में आपको एग्जाम्पशन मिलेगा 54 54 54B 54C 54AC, ठीक है, AC नहीं है 54C, क्या 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 एनीवे 54AC, और इसके बाद और 54AC और AD एनीवे, और फिर अगर आप ए किए, फिर अगर अदर देन रेसिडेंशियल हाउस बेचे लेकिन रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किए तो 54F, ठीक है ना, 54F अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, तो बेच के रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करोगे तो 54F मिलेगा, लेकिन वहां कुछ कैलकुलेशन अलग है, प्रोपोर्शनली कैलकुलेशन होता है, तो वो बस वो क्वेश्चन एक यहाँ नहीं है, वही हमको लग रहा है कुछ कमी है। खैर वो क्वेश्चन आगे हम देखते, अगर होगा तो हम अपलोड करेंगे। यस, इसमें आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 5 कर लिए, अब 6 करते। मिस्टर यादव ओनर ऑफ ए फर्निश्ड हाउस, फर्निश द, सॉरी क्या देर लिख रहे हैं, मिस्टर यादव ओनर ऑफ ए फार्म फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस, एक बिजनेस इनका है फार्म, और इसमें डेप्रिसिएबल एसेट्स, तो बिजनेस के लिए ना कुछ कैलकुलेशन होता है डेप्रिसिएबल एसेट्स, इसमें क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करोगे, वो नेगेटिव आ जाएगा तो उसको गेन माना जाएगा। शॉर्ट टर्म ऑलवेज डेप्रिसिएबल एसेट्स बिजनेस का जो होता है वो डेप्रिसिएशन का रूल फॉलो करेंगे, क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करेंगे, और नेगेटिव आने से वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव आने से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, कभी कभी शॉर्ट टर्म लॉस आता है, वो हम लोग बिजनेस प्रोफेशन में सीखेंगे, फिलहाल इसमें है, इसके साथ दे दिया था ऐड करके, ये रिसेंटली आया, क्वेश्चन 16 में भी आया और अभी रिसेंटली भी आया हुआ क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं, क्वेश्चन 6A 1 2 करके 1 6 1, दो अलग अलग टेबल करेंगे, 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग। तो क्लोजिंग ब्लॉक, अब ये बिजनेस एसेट्स है तो डेप्रिसिएबल एसेट्स, बिजनेस मशीनरी, बिजनेस मशीनरी ब्रैकेट में डेप्रिसिएबल, अगर डेप्रिसिएबल एसेट्स है तो क्या रूल है, क्लोजिंग ब्लॉक फाइंड करोगे कैसे ना, ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, WDV ऑन, हम लोग का प्रीवियस ईयर 1423 में शुरू हुआ था, यस सर, उसमें देखो क्वेश्चन में दे दिया 2 लाख का था, अब इस साल के बीच पहले कुछ बाई कर रहे हैं, परचेज बाद में हो या पहले हो, बाई ऑलवेज पहले जोड़ लोगे, ऐड परचेज,
ड्यूरिंग दिस ईयर कुछ भी एक्विजिशन न्यू है, न्यू मशीनरी परचेज किए 11023, कितना में बाय किए 150, तो हो गया 350। इसके बाद सेल हो रहे तो लेस कर दोगे सेल्स ऑफ एसेट्स, मतलब मशीनरी इसी ब्लॉक से परचेज ऑफ मशीनरी और सेल ऑफ मशीनरी। अब यह WDV नहीं, सेलिंग प्राइस कितना में बेचे वो लेस करोगे। ये बेचे सर, बुक वैल्यू तो 120 लेकिन बेचे 4 लाख, तो 4 लाख में बेचे, सेल प्राइस लेस करोगे। ऐसे 120 को 4 लाख तो अकाउंट्स के हिसाब से 4 - 120 बाकी प्रॉफिट हो जाता, 280 प्रॉफिट होता। बट यहाँ ये नहीं, नेगेटिव जो आ रहा है 50,000, दैट शुड बी, ये जो नेगेटिव है ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेगेटिव आने से इसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करोगे, जितना नेगेटिव है वही हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये नहीं 120 बुक वैल्यू था 4 लाख में बेचे तो 280 गेन, नो नो, इसमें इस तरह कैलकुलेशन किया जाता है। डेप्रिसिएबल एसेट्स है तो बिजनेस प्रोफेशन में डेप्रिसिएशन अलाउंस कैलकुलेशन जब सीखोगे तो उसमें डिटेल्स आ जाएगा, राइट। तो ये आपका गेन आ गया फर्स्ट डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए, राइट। बिजनेस एसेट्स तो डेप्रिसिएबल है, तो इस केस में घर का एसेट्स थोड़ी डेप्रिसिएशन चार्ज करते, तो ये हो गया कैलकुलेशन, राइट। बोलो समझ में आया। सेकेंड पार्ट, अब इसमें जमीन इन्होंने बेच रहे हैं, नॉन डेप्रिसिएबल जमीन, ऑब्वियसली नॉन डेप्रिसिएबल, तो इसमें जो रूल्स था वही करेंगे। सेल्स प्राइस, तो इसमें फुल कंसिडरेशन देखेंगे, जमीन है ना। ओके, क्वेश्चन पढ़ो। डेट ऑफ एक्विजिशन 09 था, सेल किए 24, 22 मार्च, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो गया आपका। एक्विजिशन कॉस्ट था 6 लाख, सेल प्रोसेस 20 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे दिया। ओहो, तो एक लिखते SDV स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 21,50,000 और B 110% ऑफ सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू दिया था 20 लाख, 110% होता है 22 लाख, तो इससे तो SDV कम है ना, तो इक्वल टू एक्चुअल सेल्स। कम नहीं होना चाहिए, कम होने से एक्चुअल सेल्स ही लेंगे, और SDV ज्यादा हो गया, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उससे भी ज्यादा हो गया, तो फिर इस केस में SDV स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा। तो एक्चुअल सेल्स कितना था 20 लाख, ठीक है, यस सर। अब क्या ब्रोकरेज कुछ पे किए, नो सर, तब तो इजी है, बस इससे लेस कर दो, इससे लेस कर दो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कब खरीदे थे, 6 लाख में बाई किए थे। कब खरीदे थे बोलो ना, एक खरीदे थे 2009 में, अच्छा जनवरी 9 मतलब 8/9, तो 8/9 का इंडेक्स, 8/9 का इंडेक्स आप डिवाइड करोगे, 8/9 का इंडेक्स था 137, तो ईयर ऑफ सेल क्या है, ईयर ऑफ सेल का इंडेक्स क्या है 348, तो 6 लाख डिवाइड बाय 137, ये इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसके हिसाब से जो रिक्वायर्ड है उसको उसी को लोगे। हो सकता है बहुत सारा इंडेक्स दे दिया आपको, डिवाइड बाय 137, 137 इंटू क्या 348, इट कम्स टू 15,28,000, कितना 15,28,000, सॉरी 24,000, 15,24,000, 87.5, 86, 88, 88, 87.59 है ना, 0.5 से ज्यादा एक हो गया तो एक बढ़ा दो, लेस कर दो, ये हो गया LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो इससे लेस कर देते कितना का 20 लाख, कितना आ रहा है 4,75,000, 4,75,912, यस। ये था क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर ये आपका 6, क्वेश्चन 6 था ये, राइट। बोलो समझ में आ रहा है, आया समझ में। तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मशीनरी से था 50,000, राइट। लॉन्ग टर्म गेन जमीन इसमें आया था 4,75,912, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 6, राइट। बोलो समझ में आया, बोलो बोलो समझ में आया या नहीं। अरे भाई कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ, आपको लोगों को कैसा लग रहा है। हाँ, ज्यादा बोर तो ना फील कर रहे हो, थोड़ा तो मेहनत करना होगा बाबू, आप एग्जाम टाइम है।
यस, लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद आप लोग इसको इजीली कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इजीली आप लोग कर सकते हो। देखते क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है 7। मिस्टर गुप्ता फर्निशेस द फॉलोइंग। कुछ कभी कभी ऐसा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप थ्योरेटिकल बोल देता है। ये सब एसेट्स इनका था पर्सनली, तो कैपिटल गेन इनकम में वो दिखाओगे या नहीं? ठीक है ना? यस, ये क्वेश्चन ऐसा ही है थोड़ा। क्या दिए? गुप्ता फर्निश द फॉलोइंग। ओन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड म्यूनिसिपैलिटी परचेज किए थे 12,25,000, इसको बेच दिया नवंबर 3,50,000, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे दिया। यस आएगा, जमीन बेचे ना तो। हाँ, जमीन अगर एकदम इंटीरियर रूरल एरिया में होता ना, एक डिस्टेंस है, तो इस केस में कैपिटल गेन एग्जाम्प्टेड हो जाता है। एक ध्यान में रखो, यदि नहीं, अगर जमीन एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया में है, एक सर्टेन डिस्टेंस बता दिया कि म्यूनिसिपैलिटी से इतना किलोमीटर दूर है, तो उस केस में वो आपका क्या मानोगे? वो इंटीरियर एरिया में है, रूरल, रिमोट रूरल में है, तो उसमें एग्जाम्प्टेड है, उसमें गेन कुछ नहीं देखना होगा। बट क्वेश्चन में आप लोग को दे रहे हैं तो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर अंडर में होगा, कवरेज हो रहा है, तो इसमें आपका कैपिटल गेन में हो जाएगा। तो आप इसका कैलकुलेशन कर लोगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो क्वेश्चन किए ना पहले। यस। सेकंड, ओन मोटर कार था, अपना मोटर कार परचेज किया पर्सनल यूज के लिए। ये तो पर्सनल एफेक्ट्स बोले थे ना, पर्सनल एफेक्ट्स, ये आपका मूवेबल घर का यूज हो रहा है। बिजनेस का होता तो डेप्रिसिएबल उसमें तो करते, लेकिन ये घर का यूज हो रहा है, तो ये कैपिटल एसेट्स ही नहीं है। इसके बेस के जो गेन या लॉस है वो कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, कैपिटल गेन लॉस नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसको कैपिटल गेन में दिखाओगे नहीं। आपसे कैपिटल गेन पूछ रहे हैं तो फिर नहीं आएगा आपका, राइट। थर्ड, हाउस होल्ड फर्नीचर बेचे 24,000, जो खरीदे थे 34। ठीक है, अच्छा, खरीदे थे, परचेज किए थे 24, बेचे 38 में, ऐसे तो प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन ये भी कैपिटल एसेट्स नहीं है, फर्नीचर हाउस होल्ड घर का, तो फिर ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। तो जब कैपिटल एसेट्स नहीं है तो फिर कैपिटल गेन में नहीं करोगे, राइट। यस सर। परचेज ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस बाड़ोवान। ओके, ओके, ओके। बोलो, यहाँ जमीन बेचे थे, रेसिडेंशियल हाउस फिर बाई कर रहे हैं, तो 54F आएगा एग्जाम्शन, 54F आएगा एग्जाम्शन। यस सर। नेक्स्ट, वो गोल्ड नेकलेस परचेज किए थे, कॉस्ट इतना था पर्सनल यूज के लिए, तो ये भी तो कैपिटल गेन में आएगा। कब खरीदे थे? 21, और बेचे 20, तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा बाबू। बोलो 21 से 23, 3 साल हुआ नहीं, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बस 1,20,12 से लेस कर दो 93,500, ये शॉर्ट टर्म गेन आ जाएगा, राइट। यस सर। नाउ सोल्ड अनलिस्टेड शेयर्स, तो ये भी कैपिटल गेन में आएगा। अनलिस्टेड शेयर्स तो कैपिटल गेन में ही आएगा, वही इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेशन करके दिखा देना। ठीक है, 10 में बाई किए थे और ये आपका सेल प्रोसीड्स था, इंडेक्स कॉस्ट दिखा देना। 10 का जो इंडेक्स है डिवाइड करोगे मार्च 10, मतलब ना, ठीक है ना, उस टाइम का इंडेक्स डिवाइड करोगे 910, 148 डिवाइड करोगे, इनटू करोगे 348, फिर 64 से लेस करोगे, गेन आ जाएगा, राइट। बोलो बोलो, समझ में आया? लेकिन लेकिन ये ध्यान देना, ये जो फास्ट एग्रीकल्चर लैंड बेचे और इसमें फिर न्यू रेसिडेंशियल हाउस बाय किए ना, तो इनको 54 एग्जाम्पशन मिलेगा, 54F। तो एग्जाम्पशन लेस करके कैसे कैलकुलेशन करें, ये हम करा देते, क्योंकि 54F का तो नहीं बताए थे ना, ओनली फर्स्ट पार्ट, और इसके साथ जो रेसिडेंशियल हाउस बाय किया अभी, ये ए और डी रिलेटेड हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते, इसको इसी को सिर्फ करके दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन 7 का ओनली एक पार्ट कर रहा हूं, सेल ऑफ एग्री लैंड। ठीक है, सेल्स वैल्यू कैसे देखेंगे? सेल्स कंसिडरेशन देखो, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है 4,20,000, एसडीवी कितना 4,20,000, और 110% ऑफ सेल्स, सेल्स दिया था कितना बोलो? 3,50,000, है ना। 350 का 110% करो, 350 110%, 385, इससे भी ज्यादा है, इक्वल टू एसडीवी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे भी ज्यादा है ना,
तो ये हो जाएगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा सेल्स कंसिडरेशन, फुल कंसिडरेशन कितना 4,20,000, राइट, समझ में आया। लेस ब्रोकरेज लगा क्या, ब्रोकरेज लगा क्या इसको बेचने में, नहीं सर, सिर्फ तो इंडेक्स कॉस्ट, ICA इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्वायर्ड किए थे तो मीन्स परचेज किए थे तो 25,000 देके 25 परचेज किए थे, कब खरीदे थे 12 में, तो 12-13 का इंडेक्स डिवाइड करोगे, 12-13 में इंडेक्स था 200 और इनटू 348, तो ये माइनस करो गेन बिफोर एग्जाम्पशन, तो 25,000 डिवाइड बाई 200 इनटू 348, ये हो गया आपका 43,500, ये हो गया गेन बिफोर एग्जाम्पशन। तो माइनस कर दो, माइनस कितना 4,20,000, तो ये आता है 3,76,500, राइट। लेस एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54F, क्या चीज के लिए, फॉर 54F फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल हाउस, सर रेसिडेंशियल परचेज तो 54 किए थे, नहीं उसमें जब उसमें क्या है ना, उसमें हम लोग बेचे थे रेसिडेंशियल हाउस फिर इन्वेस्ट किए थे रेसिडेंशियल हाउस, लेकिन इसमें हम लोग बेचे रेसिडेंशियल हाउस नहीं, एग्रीकल्चर लैंड, और खरीदे क्या रेसिडेंशियल हाउस, तो 54F हो जाएगा। अदर देन रेसिडेंशियल हाउस बेचो और रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करोगे 54, बट यहाँ कैलकुलेशन डिफरेंट, देखते कितना इन्वेस्ट किए थे रेसिडेंशियल हाउस, बोलो एडजस्टमेंट पढ़ो डी, परचेज रेसिडेंशियल हाउस 2 लाख, लेकिन बेच के आया था तो इनको ज्यादा कम इन्वेस्ट किए ना, तो ऐसे करोगे, अगर न्यू बिल्डिंग का जो खरीदने का प्राइस वो सेल प्राइस से कम है तो ये रूल फॉलो करोगे। गेन कितना गेन आया था, गेन 3,76,500 डिवाइड बाई बेच के कितना मिला था 4,20,000, है ना, बेच के कंसिडरेशन कितना था एक्चुअली 4,20,000 इनटू अब बोलो इन्वेस्ट कितना किए, इन्वेस्ट किए थे, अरे गया कहाँ, न्यू जो हाउस बाय किए थे 2 लाख इनटू कितना 2 लाख, ये कैलकुलेशन करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन करो 3,60,000 ये आया आपका, सॉरी 3,76,500 डिवाइड बाई 4,20,000 इनटू 2 लाख, तो ये हो रहा कितना 179,286, 179,286, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्चुअल सेल प्राइस क्या था बोलो तो, ओह 350 तो बेच के आया था, ये तो ये लिए एक्चुअली तो उनको 350 मिला था, 350 राइट, यस यस यस, एक्चुअली 110% तो किए थे, एक्चुअल सेल प्राइस तो 350 था, इसीलिए मिस्टेक हो रहे हैं, हम 4,20,000 तो SDV था, एक्चुअल बेचे नहीं थे, तो यस यस करो आप 3,75,000 सॉरी 3,76,500 डिवाइड बाई 3,50,000 इनटू 2 लाख, यार आपका 2,15,000 143 माइनस कर दो, माइनस कितना 3,76,500, यस इसमें 161,357 ये हो गया LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ लैंड हो जाएगा, ठीक है, यस सर, एक्चुअली हम एकदम भूल ही गए थे, हमको लगा ये सेल्स वैल्यू था, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, एक्चुअल तो बेचे थे 350 पे, तो 350 एक्चुअल बेच के आया, लेकिन आप इन्वेस्ट किए सिर्फ 2 लाख, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली कैलकुलेशन करोगे, और आपका इन्वेस्टमेंट अगर ये जो सेल करके आया था उससे भी ज्यादा हो गया तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, जो गेन आया था उतना माइनस कर दोगे, ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल हाउस में जो इन्वेस्ट किए वो आपका जो एसेट्स बेच के उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, पूरा गेन लेस करोगे 54F में, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अगर ये सेल बेच के जो आया था उससे कम, तो इस केस में
जितना गेन आया डिवाइड बाय टोटल आपको बेच के एक्चुअली क्या आया था 350 इनटू आप इन्वेस्ट कितना किए 2 लाख, तो इससे कैलकुलेशन करोगे एग्जाम्पशन, बाकी हो जाएगा गेन। यस, तो कैपिटल गेन हम लोग मोरलेस कंप्लीट कर लिए, कैपिटल गेन कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें एक और चैप्टर सोच रहे थे कर देंगे, लेकिन हो सकता है आप लोगों को बोर लगे, तो अभी इसको रहने दो। हम नेक्स्ट क्लास में अदर सोर्सेस कर लेंगे, अदर सोर्सेस नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, क्योंकि उसका भी कुछ आइडिया तो कम से कम देना चाहिए ना, एक कंसेप्ट तो देना चाहिए। तो एक क्लास अभी रहने दो, नेक्स्ट डे हम लोग कर लेंगे इसका दूसरा पार्ट, राइट। यस, वंस अगेन आप लोगों का हेल्प चाहिए, आप लोग हम लोग को मोटिवेट करोगे जितना जितना से